नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का बेहद स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करते हैं। सूरत में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे की लत पर चिंता व्यक्त करते हुए गुजरात में व्यापक नशा मुक्ति और जन जागरण अभियान चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि इस अभियान के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा गड़बड़ी के मामले पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आस्था पर ठेस लगती है, दुख होता है, हिंदू मात्र को होता है, यह भी सच है। इसलिए जब ये बात ध्यान में आई तो ट्रस्ट ने एसआईटी बिठवाई, अपनी मांग की। ट्रस्ट ने अपने बारे में एफआईआर लिखाई। जो 8 लोग नामजद थे उसके अलावा भी कहा एवं अन्य लोग प्रार्थना की कि समग्र जांच कर जितने आरोप लगे, जिस पर भी लगे, सबकी जांच होनी चाहिए। जांच जल्दी पूरी हो के मामला कोर्ट में जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला होना चाहिए और हम चाहेंगे कि 2026 का सूर्य अस्त होने के पहले जो भी दोषी लोग हैं वह सब सजा भुगतने के लिए जेल जाए। यही इसका प्रायश्चित होगा। ये तो स्वीकार किया है। आस्था पर ठेस लगती है, दुख होता है, हिंदू मात्र को होता है, यह भी सच है। मैं हर महीने किसी एक प्रांत में 5 दिन संत दर्शन या प्रवास पर निकलता हूँ। इस बार मैं अभी तक वलसाड़ और डांग गया और उन हिंदू संतों को मिला हूँ, उनके आश्रम में रहा हूँ। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के ककरही गांव में एक परिवार पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लड़की से कथित छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक के सर पर और कान पे गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उसके पिता भी घायल हुए हैं। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से गाँव में तनाव का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। चंदौली जनपद के सरराजा थाना क्षेत्र के ककरही गांव में जो मुस्लिम कठमुल्ले जिहादी हैं, हिंदू परिवार पे हमला किए। पहले भी ये घटना कर चुके थे। ये बिहार से आकर के 40 वर्षों से सरराजा थाना क्षेत्र में राज कर रहे हैं। हिंदू परिवारों पे के जो बच्चियां हैं उनको बोली बोलते हैं, उसी को लेकर बवाल हुआ है। और यहाँ पे सुदर्शन न्यूज़ की टीम है। किसी का कान कटा हुआ है, किसी के सीने पे चोट है, तलवार चलाए हैं, हाथी से सर पे मारे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अभी कुछ कर नहीं पाई है, लोग फरार हैं। अब पुलिस क्या करती है, मामला ऐसे करके लिपापोती मामली धाराओं में चालान करती है या किसी की गिरफ्तारी होती है। हमारे साथ जो टीम आई है, सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई है, मैं उनसे कहूँगा कि ये दिखाएं। ये लोग हैं यहाँ पे गंभीर हालत में यहाँ पे एडमिट। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिवार के लोग भागे हुए हैं घर छोड़ के, उनको सख्ती के साथ सजा देनी पड़ेगी। योगी जी की सरकार है, उसके बाद भी ये लोग मन बढ़ करके हिंदू परिवारों पे हमला करते जा रहे हैं। और एक यहाँ पे है जो वहाँ परिवार के हिंदू परिवार के साथ हैं। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। वहाँ पर सर ये हुआ था कि जैसे कि घर में ये खाना के बाद तो खाना नहीं बना, तो ये आए घर पे, बोले कि खाना नहीं बना ऐसे वैसे। तो वो बोले कि ठीक है, अभी समय है खाना बनाने में, आप थोड़ा सा इधर घूम के आइए। ये चले गए घूमने के लिए। अब वो जो नूर नोहद्दा है और उसका लड़का सब बोली बोलने लगे कि ये है वो है, खाकर मोटा रही है, ऐसे वैसे।
खा रहे अपने बाप का, तो वो ऐसे वैसे बोल रहे थे, तो वो लड़की आई उनके पास, पापा के पास। तो ऐसे जो कठमुल्ले जिहादी हैं हिंदू परिवार की बेटियों को बोली बोल रहे हैं, उसके बाद भी मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जब थाने पर ऐसी शिकायत जाती है तो तत्काल कार्रवाई करें, नहीं मामला दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है। ये पीड़ित परिवार है, ये टाली चलाते हैं और ये कहीं मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। पीछे महिलाएं खड़ी हैं पीड़ित परिवार की, यहाँ पे पीछे महिलाएं खड़ी हैं, ये लोग यहाँ पे खड़े हैं और ऐसे जो अत्याचारी हैं, कठमुल्ले जिहादी हैं, नाम पर से बताइए। अपना हमारा राजनाथ सेठ। राणा जी क्या हुआ है आपके साथ, पूरी बात बताइए। सुदर्शन टीम है, ठीक है? हाँ तो साहब, मैं अपने औलादों का कसम खा कर कहता हूँ, मैं नरेंद्र डॉक्टर, आप चलकर पूछ लीजिए उन्हीं के नहीं, वहाँ की घटना क्या हुआ वो बताइए। घटना वहाँ से जब लड़की जब उनको चिल्ला के बुलाने गई, वहाँ से आया तो वह अभी पूछ ही रहा क्या बात है। तो वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। फफराना रोड पर एक दामाद ने कथित रूप से अपने 65 वर्षीय ससुर पर चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस डायल 112 और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। हत्या का मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया पुलिस ने शुरू कर दी है। आरोपी फरार है और उसकी तलाश में कई टीमें लगातार कई जगहों पर दबिश दे रही हैं। 9 जुलाई 2026 को शाम करीब 8:30 बजे थाना मोदी नगर अंतर्गत फफराना रोड पर करीब 60 वर्षीय व्यक्ति अनार सिंह की उसके दामाद द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जहां उसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। थाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति अभी। वहीं साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच बॉलीवुड अभिनेता अनु कपूर कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर जागरूकता पर आधारित शॉर्ट फिल्म साइलेंट क्राइम्स कॉल 1930 के प्रीमियर में हिस्सा लिया। करीब 40 मिनट की इस फिल्म में अनु कपूर ने करतार सिंह नाम के साइबर दरोगा की भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि वे स्वयं भी साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं, इसलिए ऐसी जागरूकता बेहद जरूरी है। इस अवसर पर उनकी आगामी फिल्म उत्तर दा पुत्तर का पोस्टर और ट्रेलर भी लॉन्च किया गया। जी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे डायरेक्टर साहब का, धीरज कुमार का। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है और ओवरऑल मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि एक जो प्रमोशनल फिल्म है, किसी एक ख़ास उद्देश्य को लेकर जो फिल्म बनाई जाती है, वो इतनी मनोरंजक और इतनी प्रेरणादायक होगी। दोनों चीज़ें। एंड क्रेडिट गोज टू कानपुर कमिश्नरेट। हमारे लाल साहब खड़े हुए हैं, ये प्रेरणा के स्रोत है असल। और हीरो साहब पीछे ये हमारे आनंद ओझा साहब। देखिए, और कमाल की बात ये है, रियली आई एम ए प्रोफेशनल पर्सन। मैं आज 54 साल से इस लाइन के अंदर हूँ। हमारे जितने लोगों ने, रघुवीर लाल साहब से लेके आनंद ओझा साहब से लेके मैडम से लेके, जब कैमरा फेस किया है, कैमरा बिल्कुल अलग एवेन्यू है, इतने कॉन्फिडेंट, एक फंबल नहीं, एक कुछ नहीं, जैसे मंझे हुए कलाकार काम करते हैं, जो प्रोफेशनल काम करता है, उसी तरह से। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी। कानपुर में बहुत अच्छा हुआ। अरे जहाँ कमिश्नर। तो वहीं कानपुर कमिश्नरेट की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने एक कारोबारी को उसकी पत्नी के नाम पर 5 करोड़ रुपए का डोनेशन दिलाने का झांसा देकर करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी की। जांच में बैंक खातों, सिम कार्ड और डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग सामने आया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज, ATM कार्ड, फर्जी फर्म से जुड़े कागजात और एक कार बरामद की है। मामले की जाँच जारी है। डीजीपी सर ने साई वज्र नाम के एक साइबर ऑपरेशन की शुरुआत की है, जिसमें हम राज्य भर में धरपकड़ कर रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स के म्यूल अकाउंट
होल्डर्स को हम ट्रेस कर रहे हैं और साइबर ऑपरेशन और रेड्स के थ्रू हम लोग इनके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर पुलिस ने अपना पहला एफआईआर रजिस्टर किया है साई वज्र के अंडर, जिसमें एक वादी है अंजिता नाम की। इनको डोनेशन के लिए कुछ लोग अप्रोच करते हैं कि आपको डोनेशन मिलेगा आपके स्कूल के लिए, और इनका कॉर्पोरेट अकाउंट साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ होता है। ये घटना तब सामने आती है जब अंजिता को बैंगलोर पुलिस से एक नोटिस मिलता है कि आपके अकाउंट को साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ किया गया है, और टोटल 1.9 करोड़ के ट्रांजैक्शन इनके 2 कॉर्पोरेट अकाउंट्स आईसीआईसीआई और बंधन बैंक में पाए जाते हैं। जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये पता चला कि बहुत मल्टीपल लोगों का गैंग है और यूपी एंड वेस्ट बंगाल स्टेट से लिंक रखता है। यहाँ पर हम लोगों ने 4 लोगों को पकड़ा है, मंगल, विजेंद्र, वकास और राहुल। इसमें से राहुल ऐसा व्यक्ति है जो अपनी 3-4 और अकम्प्लिसेस के साथ अकाउंट होल्डर्स को, म्यूल अकाउंट होल्डर्स को होटल में बैठाता था जब तक ट्रांजैक्शन ओवर ना हो जाए। 2 बार ट्रांजैक्शन। अगली खबर बोकारो से है। बोकारो में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा और झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा ने विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड आंदोलन संघर्ष करके ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने विस्थापितों के लंबित पुनर्वास, स्थानीय युवाओं को रोजगार, झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान और नियोजक नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग उठाई। संगठन का आरोप है कि बोकारो स्टील प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के वर्षों बाद भी कई विस्थापित परिवार रोजगार और पुनर्वास से वंचित है। उन्होंने स्थानीय युवाओं को नियोजित अधिनियम के तहत प्राथमिकता देने और लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। औरैया साइबर थाना पुलिस ने फर्जी लोन ऐप के जरिए लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी को अरेस्ट किया है। आरोपी के कब्जे से 19 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, 3 आधार कार्ड, 3 डेबिट कार्ड और नकदी बरामद हुई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी लोन का झांसा देकर लोगों से एपीके ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता था। इसके बाद पीड़ित का निजी डेटा हासिल करके एआई तकनीक के जरिए ब्लैकमेल कर वसूली करता था। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और लोगों से साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। बिस्को जनपद औरैया में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर और पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय कानपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरोध में लगातार कार्रवाई चल रही है। उसी कार्रवाई में आज हमारी साइबर थाने की टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम दीपक कुमार पाल उर्फ बंटू पुत्र शिव कुमार पाल, निवासी इमलिया, पोस्ट पूर्वा जैन, थाना सहार, जिला औरैया, उम्र लगभग 25 वर्ष। इस अभियुक्त के द्वारा जो साइबर अपराध करने का तरीका था वो कुछ इस प्रकार था कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से भोले भाले लोगों को जो है लालच देता था कि उनको इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन जो है उपलब्ध कराया जाएगा। जब इसमें विक्टिम इसके झांसे में आ जाते थे तो उनको ये रीपे ऐप नाम की एपीके फाइल उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज के इंस्टॉल करवाता था और उनके मोबाइल का पूरा एक्सेस अपने पास में ले लेता था, जिससे कि उनके मोबाइल की सारी पर्सनल डिटेल्स इसके पास में आ जाती थी। तत्पश्चात कुछ छोटी धनराशि उनको भेजने के बाद में कुछ 6 से 7 दिवस बाद उनसे ज्यादा धनराशि वसूलने के लिए उनको परेशान करता था। जो व्यक्ति इसको पैसा वापस करने में सक्षम नहीं होता था उसकी पर्सनल डेटा उनसी के रिश्तेदारों को मॉर्फ करके उसको अश्लील प्रकार का कुछ सामग्री बना के भेजता था और परेशान करता था और उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करने की ये प्रयास करता था और कर भी लेता था। इस अभियुक्त के पास से जो बरामदगी हुई है उसमें टोटल 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 आईफोन हैं, 19 सिम कार्ड बरामद हुए हैं, 3 आधार कार्ड और 2। वहीं राजस्थान के जालौर जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारत माला हाईवे के पास 425 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। कार्रवाई के दौरान एक स्विफ्ट कार को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर हरियाली गांव की सरहद में नाकेबंदी कर दी गई थी। संदिग्धों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी करके उन सभी को पकड़ लिया गया। आरोपियों के खिलाफ एनटीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके पूछताछ की जा रही है। पुलिस तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुट गई है।
अमेठी में जायस थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मृतका के पिता ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पूरी न होने पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। पीड़ित के अनुसार शादी के बाद से ही बुलेट मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और उनकी बेटी को कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। 10 जुलाई को बेटी के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली, जहां पहुंचने पर उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को तहरीर देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में मंगरोल गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत को लेकर पीहर पक्ष और बनस्टी गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। परिजनों ने आरोप लगाया है कि विवाहिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और हत्या की आशंका के बावजूद अब तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच का जो है भरोसा दिया है, लेकिन लगातार जो है जांच अभी तक नहीं हुई है। इस वजह से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्या है पूरा मामला? चित्तौड़गढ़ वक्ती से ग्राम पंचायत है, हमारे गांव के बड़ेसी की बालू जी की बच्ची है रत्ती भाई प्रजापति। वो पिछले करीब 15 दिन से इनके घर पे आई हुई थी और 7 दिन पहले उस बच्ची को मांगरोल भेजी है। वहाँ भेजी तो वो 6 महीने में कभी उसके बैल पशु वगैरह लेकर कुएं पे जाती थी। वो उसी दिन 8:30 बजे वो कुएं पे गई और कुएं पे गई वहाँ, और वहाँ जाने के बाद में उसकी वहाँ पता नहीं वहाँ हत्या कर दी गई है। उसे क्या है यहाँ हमने देखा तो सभी उन्होंने देखा तो मौके पर हम रात को पहुंचे वहाँ तो उसके फांसी दी हुई थी यार, और रस्सी उसके पास में पड़ी थी, चप्पल उसके पास में पड़ा था, और वहाँ जेके सीमेंट का जो साइलो है उसके नीचे ये घटना हुई। उसके जो कैमरे रात दिन चलते हैं उससे भी हो जाएगा। और गांव के ये हमारी समाज की बेटी है बनेटी गांव में, उसका ससुराल है मांगरोल में, रत्मी भाई प्रजापत। उसके ससुराल में इनके कोई अनबन चल रही थी पिछले 8-10 दिन से। तो ये बता रहे हैं कि जब वो पियर में थी, पियर में जाने के बाद वहाँ इन्होंने उसको उसके पति ने ससुराल में आके धमकी देके गए। इनके जो लड़की जो मृत लड़की है ना, उसके भाई को बोल के गया वो कि 3 दिन में तेरी बहन की लाश मिलेगी, और वही उन्होंने घटना को अंजाम दिया। खुद ने उसके फांसी लगा के उसको मार दिया। इसमें पूरे परिवार सम्मिलित है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से, एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। तो वहीं अमेठी में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाए गए ऑपरेशन रक्षा के तहत पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और बाल कल्याण समिति के साथ साथ महिला हेल्प डेस्क की संयुक्त टीम ने शहर के कई होटल और गेस्ट हाउसों को जो है छापेमारी करते हुए एक औचक अभियान चलाया। देखिए, जांच के दौरान एक गेस्ट हाउस में 3 किशोरियां मिली, जिन्हें संरक्षण में लेकर पूछताछ की गई है और आगे की वैधानिक प्रक्रिया के तहत बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधिकारियों ने होटल संचालकों को बिना वैध पहचान पत्र के कमरा आवंटित न करने तथा जो भी लोग आ रहे हैं वहां पर उनके रिकॉर्ड को पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से दर्ज करने की जो है निर्देश दिए हैं। कुछ अभियान चलाया गया सर, बताएंगे? क्या अभियान चलाया गया और क्या कार्रवाई की जा रही है सर? किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है जनपद अमेठी में? नाम तो बता दे जाइए सर। किस तरीके का अभियान आपके द्वारा चलाया जा रहा है जनपद अमेठी में? होटल, रेस्टोरेंट, सर बताएं। गेस्ट हाउस किया जा रहा, क्या कुछ किया जा रहा है? संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लड़कियों को पकड़ा गया है, क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा? पकड़ा गया, क्या हुआ है सर? बताएं। ऑपरेशन रक्षा के तहत एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में ऑपरेशन रक्षा के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमने अमेठी में कार्यक्रम चलाया है। और इसमें चलिए ठीक है, बाकी जैसा कुछ बड़े अधिकारी, हम उससे बड़े अधिकारी कुछ जैसा डिसीजन लेंगे। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, किस गेस्ट हाउस से रेस्क्यू किया गया है? अभी ऐसी कोई जानकारी हम आपको बच्चों को करीब 35 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को बड़ी कानूनी राहत मिली है। कानपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए साल 2022 में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 1 वर्ष की सजा को निरस्त करके उन्हें दोषमुक्त घोषित कर दिया है। मामला साल 1991 का है, जब नौबस्ता थाने में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने सुनवाई के बाद निचली अदालत का फैसला रद्द करने की जो अपील है वो मंजूर कर ली है।
मेरा नाम गिरीश नारायण दुबे एडवोकेट है। मैं लगभग 46 वर्ष से क्रिमिनल की वकालत कर रहा हूँ। हाँ, जो कल मामला था वो माननीय मंत्री जी राकेश सचान जी के संबंध में था। सन 1991 में अगस्त के महीने में एक सचान गेस्ट हाउस के सामने 3 लोगों की हत्या हुई थी, नृपेंद्र सचान वगैरह की, जिसमें माननीय मंत्री जी के ऊपर जो उस समय छात्र नेता थे उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि वो उन लोगों को जिन्होंने हत्या की है उनके लिए नृपेंद्र सचान की तरफ से राइफ़ल और बंदूक लेकर के घटना स्थल पर पहुंचे थे। वहीं पर उदयनिया जो है उस समय नौबस्ता इंचार्ज थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार करना बताया और गिरफ्तारी करके उनके पास से राइफ़ल और 8 कारतूस बरामद करना दिखाया, जबकि वो चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र में वादी को मुकदमा वापस लेने के लिए कथित रूप से डराने धमकाने की कोशिशों को पुलिस ने विफल करते हुए 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों पर पहले से मारपीट और सोने की चेन लूटने का आरोप था। मुकदमा दर्ज होने के बाद वे कथित रूप से अवैध पिस्टल लहराकर वादी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और उनके कब्जे से 32 बोर के अवैध पिस्टल, 2 कारतूस, लूटी गई सोने की चेन, 4 मोबाइल फोन और 7,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस ने आगे की विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र बलुआ के चहनिया चौराहे पर 2 बुलेट पर सवार 3 युवकों द्वारा एक पिकअप चालक के साथ मारपीट की घटना कारित की गई और चौराहे पर शस्त्र का प्रदर्शन किया गया। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त बुलेट चालकों सहित 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से अवैध शस्त्र बरामद हुआ है। उक्त संदर्भ में थाना बलुआ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसके पूर्व भी कुछ उन युवकों द्वारा थाना क्षेत्र बलुआ में आपराधिक कृत्य किए गए थे, जिस संबंध में भी कार्रवाई प्रचलित है। आज प्रातः थाना क्षेत्र बलुआ के चहनिया चौराहे तो वहीं चंदौली के PDDU नगर में विकास कार्यों के तहत प्राचीन मां काली मंदिर को विधि विधान के साथ नए स्थान पर स्थापित कर सुभाष पार्क परिसर में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर को लेकर फैलाई जा रही विभिन्न चर्चाओं के बीच स्थानीय लोगों ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण पूरी धार्मिक परंपरा और सहमति के साथ किया गया है। सुदर्शन न्यूज की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जहां स्थानीय नागरिकों ने नए मंदिर के निर्माण की पुष्टि करते हुए कहा है कि विकास कार्यों के साथ आस्था का भी पूरा सम्मान किया गया है। चंदौली जनपद के PDDU नगर में फैक्ट चेक करने के लिए सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई है। ये मां काली का दरबार है जहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि जो नगर में गेट नंबर 1 के सामने, स्टेशन के सामने जो काली जी का मंदिर था उसको तोड़ दिया गया है। ये सोशल मीडिया पे जो अवांछनीय तत्व हैं बदनाम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कैमरा में करके दिखाएं, ये शानदार मंदिर बनके तैयार हुआ है और यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जब मस्जिद तोड़ी गई थी तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही मंदिर विकास के लिए हटाया गया है, सोशल मीडिया पे बाढ़ सी आ गई है। योगी सरकार मंदिरों की सुरक्षा करती है, उसको तोड़ती नहीं है, लेकिन जहाँ विकास की बात है अपना नाम पक्का बताएं। मेरा नाम रत्नेश पाठक है। मैं स्वर्ण आर्मी का जिलाध्यक्ष हूँ जनपद चंदौली का। एक सवाल आ रहा है कुछ सोशल मीडिया पे अवांछनीय तत्व लोग कह रहे हैं कि काली मंदिर को तोड़ दिया गया, उनके गुंबद को तोड़ दिया गया, और जबकि देख रहे हैं यहाँ पे माँ काली जी का भव्य मंदिर बन के तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो माँ काली को मैं प्रणाम करते हुए मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अब ऐसे अवांछनीय तत्वों को सिवाय टीका टिप्पणी के कोई समय ही नहीं है, न उनके अलावा इनको कोई काम है। हमेशा माता ने अपने भक्तों को एक सहज और सरल तरीके से हमेशा ही आगे उत्थान करना और उनके लिए त्याग के लिए जानी जाती है। मैं बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, ये मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जब माँ का
मंदिर था। उस समय काफ़ी यहाँ की जनसंख्याएं कम थी, आवागमन कम था। यहाँ रेलवे स्टेशन भी था, लेकिन इतने ट्रेनों का आवाजाही यहाँ पे नहीं था। तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए इस रोड का चौड़ीकरण करना अति आवश्यक हो चुका था, नहीं तो आप समझ। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर एक महिला हत्याकांड का खुलासा करते हुए हिस्ट्री शीटर आरोपी को अरेस्ट किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसे अपनी प्रेमिका के किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बात करने का शक था। इसी संदेह में उसे हरगांव घुमाने के बहाने से वो सुनसान इलाके में ले गया और कथित रूप से उसका गला दबाकर उसे मार डाला। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के लिए मृतका का मोबाइल फोन नहर में फेंक दिया। वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की हत्या की गई थी, जिसके संबंध में आज सीतापुर पुलिस के द्वारा खुलासा करते हुए जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह से, क्या है पूरा मामला। दिनांक 8 तारीख को एक महिला की हत्या की गई थी, जिसमें 9 तारीख को महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान रेनू नाम से हुई थी और उसके हाथ में रजपाल और उनकी सिस्टर का नाम गुदा हुआ था, जो पुलिस के संपर्क के लिए काम आया। और रजपाल ने थाने में आकर तहरीर दी कि अभियुक्त शाम को मेरे घर आया था और मृतका को अपने साथ लेकर हरगांव घूमने गया था। और महिला पूर्व में भी अभियुक्त के साथ जा चुकी थी, लेकिन उस रात वो वापस नहीं आई और रजपाल के द्वारा उसकी खोजबीन की गई, लेकिन महिला का कोई पता नहीं चला। अगले दिन उसका शव प्राप्त हुआ और जब अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, इससे पूछताछ की गई, तो इस बात का खुलासा हुआ कि इसने महिला का गला दबाकर हत्या की है, जो पीएम रिपोर्ट से भी पुष्टि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज चैनल जिला संवाददाता अभिमन्यु सिंह, कैमरामैन राजा के साथ, सीतापुर। तो वहीं संभल जिले में बेजुबान जानवरों को बचाने निकले एक सर्प रेस्क्यूअर के खुद की जान खतरे में पड़ गई। नारंगपुर गांव में करीब 6 फीट लंबे जहरीले कोबरा पकड़ने निकले दौरान एक रेस्क्यूअर जाबुल को सांप ने डस लिया। गंभीर हालत में उन्हें बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने समय रहते ही एंटीवेनम देकर उनकी जान बचा ली। जाबुल पिछले 8 वर्षों से सर्प और अन्य वन्यजीव का रेस्क्यू कर रही हैं और अब तक 4000 से अधिक सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगलों में छोड़ चुके हैं। उन्होंने लोगों से सर्पदंश होने पर झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचने की भी अपील की है। आप यहाँ पर वो अस्पताल में हूँ, क्या है? मुझे एक रेस्क्यू कॉल आया था। मेरे घर से करीब 10-12 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, रुदायन से आगे खिन्नी फैक्ट्री के पास गांव है नूरपुर। राजेश कुमार जी हैं, उनके घर में शायद नूरपुर है, कौन सा एक गांव है मुझे भूल रहा हूँ मैं। राजेश कुमार जी उनका नाम महाराष्ट्र। आगे बताओ। उनके मक्का की कुटी थी, उनके घर में सुबह एक लेडीज ने जैसे मक्का की कुटी निकालने गई, उन्होंने कोबरा देखा कि काला सांप है। गांव वालों को नहीं पता कि कोबरा कौन सा होता है। मैंने जाके कुटी हटाई तो वो फन चौड़ा करके खड़ा था। मैंने उसको देखा और रेस्क्यू करा। थैले के अंदर नहीं जा रहा था, फन चौड़ा करके था। मैंने जैसे ही उसका मुंह पकड़ा, एक फोन आया और मेरी लापरवाही की वजह से थोड़ा सा फिसला और उसने अंगूठे में एक दांत गड़ा दिया, जिसमें कि पूरा जहर का असर ये दिख भी रहा है अंगूठे में, जो कि काला पड़ रहा है पूरा। लापरवाही ना करते हुए एक मेडिकल पे जाके मैंने यहाँ से शोल्डर से एक पट्टी बांधी, जो हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर विराज जी ने और सचिन वर्मा जी ने खोली है। मैं हॉस्पिटल आया हूँ। मेरे डॉक्टर स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ मैं। आप लगातार सांपों की रक्षा करते हो, उन्हें रेस्क्यू करके जंगलों में छोड़ा करते हैं। जी, हो जाता है। घोड़े का सवार घोड़े से गिरता है। कई बार मुझे बाइट किया है, आज 5वीं बार मुझे कोबरा ने बाइट किया है और हर बार मुझे स्नेक एंटीवेनम लगते हैं। लेकिन एक व्यक्ति आया है, क्या पूरा नाम है और क्या स्थिति है उसकी? इनका नाम जाबुल है, ये स्नेक कैचर है, हमारे जिले में सांप पकड़ने का काम करते हैं और काफ़ी अच्छे सर्जन होंगे। इनको आज सांप ने काटा, इसके बाद ये हमारे अस्पताल में आए। अभी स्थिति नियंत्रण में, वाइटल्स इनके नॉर्मल आ रहे, थोड़े सिम्टम हैं, बाकी इनको एंटी स्नेक बाइट चल रही है, एंटी वेनम जो होती है चल। स्नेक कैचर आया है, क्या स्थिति है उसकी? स्थिति अब ठीक है। वो करीब 12 बजे करीब वो जो है रेस्क्यू करता था। जाबुल उनका व्यक्ति है, वहाँ पर रेस्क्यू करता, कई सालों से कर रहा हूँ रेस्क्यू।
आगे से खैरात ने काट लिया था रेस्क्यू करते समय, तो 12 बजे करीब हमारे पास। एटा की वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज की हीमोडायलिसिस यूनिट की बदहाल स्थिति मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। अंग्रेजों के समय की जर्जर इमारत में संचालित इस यूनिट में बरसात के दौरान छत और दीवारों से पानी रिसने की बात सामने आई। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं है। उनका दावा है कि पिछले वर्ष छत का हिस्सा भी गिर चुका है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुरेश चंद्रा का कहना है कि नई छत डाली जा चुकी है और भवन संबंधी प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजे गए हैं। नाम है आपका? ये जो जर्जर छत है वो कब गिरी थी और ये कौन सा डिपार्टमेंट है ये? अच्छा, क्या स्थिति? चला रहा है तो ऊपर से गिरा, ये पत्थर टूट गया पूरा और ये टूट गया पूरा। क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति तो देख रही हो भैया आप, क्या स्थिति है यहाँ की। पेशेंट यहाँ पे है और खंडर ये जो बिल्डिंग है। बरसात में क्या हालत होती है? पानी टपकता है आगे से। मरीजों के लिए संक्रमण रोग संक्रमित की ऐसी और कहीं इन्फेक्शन तो होगा, धूल मिट्टी सब लगती है दीवारों को। शिकायत की है अभी तक जो कोई चेंज किया जाए ये यहाँ से? कंप्लेंट तो करेंगे, चलने करेंगे। नया मेडिकल कॉलेज बनेगा उसके बाद शिफ्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक? अभी हुआ ही नहीं है, इसका पूरा सिस्टम लगेगा वहाँ का। आप लोगों को क्या समस्या होती है? मैं तो ये समस्या है, ये पानी टपकता है बिल्डिंग में। तो वहीं जालौन पुलिस ने एट थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का मात्र 72 घंटे में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन, कैश, घटना में प्रयुक्त कार और अवैध तमंचा के साथ कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 7 जुलाई की रात कार सवार बदमाशों ने एक युवक की मोटरसाइकिल रोककर उसके साथ मारपीट की और बाइक के साथ मोबाइल और 8,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। मामले में मुकदमा दर्ज करके गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किस संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी हुई है? देखिए, जालौन पुलिस के द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया है। एक तहरीरी सूचना थाना 8 पर वादी लक्ष्मी नारायण द्वारा दी गई थी कि उनके साथ में 3 से 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो 4 पहिया वाहन में आए थे, उनके द्वारा कोटरा 8 रोड पर उनके साथ में लूट की घटना तारीफ की गई है, जिसमें उनके पास से बाइक और 8,000 रुपए उसके साथ साथ जो है उनसे लूट करके ले जाया गया था। इसी के क्रम में थाना 8 पर मुकदमा पंजीकृत करके 3 अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें टावर डंप डेटा एनालिसिस, 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए हैं और सीडीआर एनालिसिस की गई, जिसके क्रम में थाना 8 और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा इसमें लूट की घटना करने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। लूट की गई बाइक और धनराशि उनसे बरामद की गई है। साथ ही साथ उनके साथ पास से एक तमंचा और 2 कारतूस 315 बोर के। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र स्थित होटल सूर्या में एक युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान फतेहपुर निवासी दिग्विजय सिंह और उन्नाव निवासी शिवांगी तिवारी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही होगी। पुलिस होटल कर्मचारियों से पूछताछ करके मामले के हर पहलुओं से जांच कर रही है। आज दिनांक 11 जुलाई 2026 को लगभग समय 4:30 बजे के लगभग कलेक्टरगंज थाने पर एक सूचना आई है कि होटल सूर्या में एक युवक और युवती कुछ विषाक्त चीज़ खा ली है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज आए और दोनों युवक और युवती को हॉस्पिटल उर्सला लेकर गए। डॉक्टर के द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें दोनों को मृत पाया गया। होटल के एंट्री के मुताबिक लड़के का नाम दिग्विजय सिंह है, जो फतेहपुर का रहने वाला है, और लड़की का नाम शिवांगी तिवारी है, जो मगरवाड़ा उन्नाव की हैं। परिजनों को सूचना दी जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई।
कानपुर को हरा भरा और पर्यावरण संतुलन बनाने के उद्देश्य से बृहद वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। जिले भर में 500 से अधिक चिन्हित स्थलों पर 35,84,556 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत 7 थीम आधारित वन और 51 गौ आश्रय स्थलों पर गोकुल वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विद्यालय में आयोजित हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने और पौधा लगाने के साथ उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान 2026 का 5 तारीख पर्यावरण दिवस को शुरू हुआ था। 35 करोड़ आज के दिन पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कानपुर में आज चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हमारे जनपद की हुई है। पूरे जनपद में 35 लाख से अधिक वृक्ष लगाए जाने हैं, जिसको हमारे वन विभाग के द्वारा सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया है। हमारे चाहे बेसिक शिक्षा के हों, चाहे औद्योगिक विकास के हों, ग्राम विकास के हों, सभी विभागों को लक्ष्य बांटा गया है। और वृक्ष लगाने का ये अभियान लगातार योगी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों से इस अभियान की शुरुआत हुई है। सैकड़ों करोड़ के वृक्ष अब तक लगाए जा चुके हैं। हरित क्रांति भी उत्तर प्रदेश में आज है और एक इस अभियान को जो शुरू किया है सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्लोगन है एक पेड़ माँ के नाम, हर देश के लोगों से उन्होंने आग्रह किया है कि कम से कम एक पेड़ माँ के नाम। माँ हमें प्राण देती है, वन हमें प्राण वायु देते हैं। इसलिए हमें आने वाले पीढ़ी के लिए भी वनीकरण में ध्यान देना है। और सभी से मैं आज के आपके माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि हमारी सरकार वृक्ष दे रही निःशुल्क, लगाने का काम आप करें। टी गार्ड में भी हम लोग मदद कर रहे हैं। तो हर तरह से इस अभियान में हमें आम आदमी को जुड़ने की जरूरत है, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको हम स्वच्छ पर्यावरण। और इसी के साथ आपका राज्य आपकी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।